कल का जो लास्ट चीज था क्या था बताइए तो। अच्छा डेल्टा ई, अच्छा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो था वो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर था, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। चलिए देखिए इधर, कोई भी सिस्टम यदि हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम लोग प्लस क्यू से इंडिकेट करते हैं, और हीट रिलीज करता है तो माइनस क्यू से। इस कन्वेंशन को आप समझ गए थे। सिस्टम पर यदि वर्क होता है तो उसका एनर्जी प्लस डब्ल्यू से बढ़ता है, और यदि सिस्टम वर्क करता है तो उसका एनर्जी माइनस डब्ल्यू से घटता है। इसको चार तरह से लिखने के लिए आपको बताया गया था, याद है आपको ये सब चीज। और फाइनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर आया था क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो सिस्टम के द्वारा हीट को गेन करके या लॉस करके एनर्जी को घटाना या बढ़ाना एक आम सी बात है, नॉर्मल बात, और आप सब आदमी समझते हैं, हीट लिया तो एनर्जी बढ़ा, दिया तो घटा। मेन है थोड़ा वर्क, इस पर हम थोड़ा काम कर लेते हैं। आप लोग फिजिक्स में वर्क के बारे में पढ़े होंगे, उसमें एक वर्क आपको पढ़ना था, पीवी वर्क। क्या पढ़े थे आप ये? इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकलता है, ये चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो आज के क्लास में बहुत सारी बातें फिजिक्स की होंगी, तो उम्मीद है आप पढ़े होंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, फिर भी हम फिजिक्स वाली चीज़ों को भी लेकर चलने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से इसको देखिए। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, वैसे आप फिजिक्स में वर्क कई तरह का पढ़े होंगे, कई प्रकार के मैकेनिकल वर्क होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में केवल दो ही मैकेनिकल वर्क कंसीडर किया जाता है। एक है पीवी वर्क और दूसरा है इलेक्ट्रिक वर्क। इसलिए क्योंकि कोई केमिकल चेंजेस होंगे तो वहां पर जनरली या तो पीवी वर्क काम करेगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क काम करेगा, और नहीं तो इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक वर्क बनेगा। बाद में किसी तरह के वर्क को केमिस्ट्री में कंसीडर नहीं किया जाता है, उस चीज को आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे नीचे एरो देके, लिखिए इस बात को लिख लीजिए, लिखिए तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्क्स, देयर आर many types of works, but in chemistry, but in chemistry only two types of works are considered, only two types of work are considered। ए नंबर में लिखेंगे पीवी वर्क। पीवी वर्क का मतलब यहां पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क से है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क। हमको अभी पीवी वर्क की जरूरत है। तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने घटाने के लिए जो वर्क काम करता है, अभी हम पहले वर्क को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा। लिखेंगे केस वन, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए पीवी वर्क। और इस पीवी वर्क को हम केस वन के अंतर्गत पढ़ेंगे। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम अभी डब्लू निकालेंगे, किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, शायद आप पढ़े हो। या इसी को आप लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, या इसी को आप लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल
इंटू V2 माइनस V1। V2 फाइनल वॉल्यूम है और V1 इनिशियल वॉल्यूम है। मे बी कि आप ये सब जानते हो। यदि आप नहीं जानते हैं तो पहले आप इसको जान लीजिए। ये फिजिक्स की बातें हैं लेकिन थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं। यदि आप वहां नहीं समझे हो तो शायद यहाँ समझ जाएं। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, अभी लिखिएगा मत, मत लिखिए अभी। देखिए इधर, ये सब जो बात हम लिखे हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप कुछ प्रैक्टिकल व्यू इसका आप देखिए। मान लीजिए ये एक बर्तन है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है जो अप डाउन हो सकता है, पिचकारी टाइप का चीज है ये। मान लीजिए कि इसमें कोई गैस भरी हुई है इसके अंदर। अभी जो गैस इसमें भरा हुआ है उस गैस का वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। और इस वॉल्यूम को हम क्या मान लेते हैं, V1। यदि इसमें गैस भरा हुआ है तो निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा और हम उस प्रेशर को मानते हैं P। मान लीजिए P1 मान लेते हैं। तो ये अभी हम बनाए एक सिस्टम। अब हमको इस पर कुछ काम करना है, हम इसी पर कुछ चीजों को सोचेंगे। ये हो गया सिस्टम, तो हम लोग क्या हो गए, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच के कुछ संबंध को समझते हैं। जिस जगह पर ये रखा हुआ है निश्चित है कि वहां पर एटमॉस्फेयर है। ये जो पूरा का पूरा ये बना हुआ है ये क्या है, अब एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग, ठीक है। अब बताइए सराउंडिंग है, जो नॉर्मल सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं, तो सराउंडिंग का भी तो अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। तो मान लीजिए कि इसका भी, इसका जो गैस है तो गैस है तो प्रेशर होगा ही। इसके प्रेशर को हम क्या मान लेते हैं, P2। मतलब अंदर का प्रेशर अलग है, बाहर का प्रेशर अलग है। और हम यह मान लेते हैं कि P1 जो है वो कम है किससे, P2 से, ठीक है। अब बताइए कि अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है। अभी ये यहां पर फिक्स किया हुआ था, या मान लीजिए कि हम इसको पकड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए कि हम कुछ करें या ना करें, खाली हम इसको छोड़ दें न्यूट्रली। और मान लीजिए कि ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है, अंदर में एक आइडियल गैस भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, मतलब छोड़ेंगे, नट को ढीला किए या मान लीजिए कंप्लीटली खोल दिए, तो ये पिस्टन क्या करेगा बताइए। तो ये पिस्टन अंदर की ओर जाएगा। पिस्टन अंदर की ओर किसके वजह से गया, प्रेशर की वजह से। ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, अंदर और बाहर का प्रेशर अलग अलग है। ये P1 है, ये P2 है, और P1 छोटा है, P2 बड़ा है। तो बाहर का प्रेशर इसको अंदर दबा दिया। अंदर दबा दिया इसका मतलब है कि सिस्टम पर वर्क हुआ या सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम पर वर्क हुआ। इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। क्यों, वर्क डन की वजह से, एटमॉस्फेयर, ये सराउंडिंग जो वर्क डन इस पर किया है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये प्रेशर ज्यादा करेगा और ये फ्रिक्शनलेस पिन है, तो ये तब तक आगे बढ़ता रहेगा, तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम ना एस्टेब्लिश कर ले, हाँ या ना। ये बात कैसे समझे आप, अंदर का प्रेशर कम बाहर का ज्यादा था तब नहीं ये पिस्टन अंदर की ओर गया। यदि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर समान हो जाए तो पिस्टन रुक जाएगा और तब तक वर्क होता रहेगा। जब जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है वर्क हो रहा है उस पर, आप दबा रहे हैं उसको, यानी वर्क कर रहे हैं, कुछ मैकेनिकल वर्क चल रहा है वहां। इसका मतलब है कि जिस समय ये पिस्टन रुकेगा उस समय अंदर का प्रेशर यानी फाइनल प्रेशर दैट इज P2 एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। अब आप एक बात बताइए कि जब ये पिस्टन अंदर गया तो इस गैस को भी समेटते हुए गया होगा। तो अब जो ये गैस ऑक्युपाई कर रहा है, मान लीजिए ये पिस्टन यहां पर आके रुका, ये पिस्टन यहां आके रुका, तो अब इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा पहले की तुलना में। और इस वॉल्यूम को हम मान लेते हैं कितना, V2। तो बताइए चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V को ही हम लोग चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं। ये होगा V2 माइनस V1। आपको ऐसा नहीं लगता है कि डेल्टा V का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा आपको, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि पहले का वॉल्यूम ज्यादा था और बाद का वॉल्यूम कम है, कम में ज्यादा को घटा रहे हैं तो डेल्टा V निगेटिव मिलेगा, हाँ या ना। डेल्टा V आपको मिल गया निगेटिव।
आप ये बताइए कि आप इस पर वर्क किए हैं सिस्टम पर, तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा या घटा होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा। अच्छा, यदि सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वहां पर जो एनर्जी बढ़ता है वो प्लस डब्ल्यू से या माइनस डब्ल्यू से? प्लस डब्ल्यू से। तो यहां पर भी जो वर्क हुआ होगा उसको तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस पी डेल्टा भी। बताइए डब्ल्यू क्या लिखा हुआ है? निगेटिव। अब देखिए काहे निगेटिव लिखा हुआ है। डेल्टा भी का मान अभी आपको क्या आया था पीछे? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी जो वर्क हुआ यदि सिस्टम पर हुआ तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से ही उसमें क्या लगा रखे हैं? माइनस। और यदि ये माइनस नहीं लगाते तब ये वर्क निगेटिव हो जाता, और वर्क निगेटिव हो गया तो ये उल्टा हो गया ना। सिस्टम पर वर्क हुआ, सिस्टम पर वर्क हुआ और हम उसको निगेटिव से दिखा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले से ही देखिएगा फॉर्मूला में क्या लगा हुआ रहता है? निगेटिव। अच्छा एक बात बताओ आप, वर्क के निगेटिव होने का मतलब, मास के निगेटिव होने का, ये सब कोई मतलब है? ये मीनिंगलेस चीज है। हम कहेंगे कि -5 लीटर पानी ले आओ, -5 लीटर पानी ले आओ, क्या मतलब है इसका? हम कहेंगे कि तुम्हारा वेट -10 kg है, तो धरती में धसा हुआ है 10 kg। वेट एनर्जी सब निगेटिव नहीं होता है, लेकिन कहीं पर निगेटिव पॉजिटिव का साइन पड़ा हुआ है तो वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक डायरेक्शन को बताता है, वो कुछ और चीज को बता रहा होता है। जैसे यहां पर माइनस और प्लस क्या बताता है? कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है या बाय द सिस्टम हुआ है, बस यही। बाकी वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पी डेल्टा भी होगा। हमको कभी मन होगा माइनस लेने का लेंगे, नहीं मन होगा नहीं लेंगे, हम कभी माइनस लेंगे कभी प्लस लेंगे। तुम समझ लेना कि जब माइनस लिए इसका मतलब है कि सिस्टम ने वर्क किया, और जब हम प्लस लेंगे तो समझ लेना सिस्टम पर वर्क हुआ। समझे बात? लेकिन इस सेटअप से आपको क्या ये सारी बातें नहीं समझ में आई कि किस तरह से वो फॉर्मूला सही है? तो नेचुरली फॉर्मूला जब भी हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे? वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी। क्लियर है ये? तो यहीं से वो आया है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप इस सेटअप को समझ गए होंगे। चलिए इसको उतार लीजिए तो। हो गया लिखा हुआ? आगे बढ़े। लिखिए साथ साथ। वी नो दैट W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। आप ये बताइए कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। अरे हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहां का प्रेशर क्या है? 1 atm। अच्छा मान लेते हैं कि डेल्टा वी जो है ना वो 1 लीटर से चेंज हुआ, तो बताइए डब्ल्यू बराबर क्या होगा? माइनस माइनस पी इंटू डेल्टा वी होता है ना, तो क्या हो जाएगा? -1 atm इंटू 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? -1 atm लीटर। अच्छा बराबर -1 लीटर हो जाए, या इसी को हम 1 atm लीटर भी तो लिख सकते हैं। यदि हम प्लस लिख दिए तो समझो जाओ उल्टा बात हुआ। क्या जी? तो ये W बराबर आ गया 1 atm लीटर। आप एक चीज गौर कीजिए, W वर्क का यूनिट क्या आ गया? atm लीटर। मेन हमको ये बात समझना है यहाँ। आप एक बात बताइए कि एक atm लीटर को हम कैसे लाए थे? यदि हम एक एटीएम को गुना कर दें किस चीज से? 1 लीटर से। थोड़ा सा यूनिट पर काम हम लोग कर लेते हैं, सुनिएगा तो।
वन एटीएम को थोड़ा पास्कल में बदलिए तो कितना पास्कल होता है? 10⁵ हाँ जी सही है। एग्जैक्ट ये होता है 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल। अच्छा, पास्कल को ही हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गुना 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? 1/1000। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। आपको लगता है आप ये भूल गए हैं, आप याद कीजिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ लीटर। बोलिए, इसी को उल्टा करके बोलेंगे तो बोलेंगे 10⁻³ लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो बताओ 1 लीटर बराबर 1/10⁻³ मीटर क्यूब, यानी 1/10⁻³ यानी 1/10⁻³ हाँ या ना? तो 1 लीटर के बदले लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, वही तो लिखे हैं। अब बताइए, इसको लिख सकते हैं 1.0132 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। बोलिए, यहां से 10⁻³ से 10⁻+3 कटेगा, क्या बचेगा? 1.0132 गुना 10⁻²। न्यूटन मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा, पावर में कितना बचेगा? 1, यानी ये बच जाएगा न्यूटन मीटर। 10⁻² का मतलब 100, और 100 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 101.32। और न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है, ये आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो यहां से आ गया ये जूल। आई बात समझ में? तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 ATM लीटर बराबर होता है 101.32 जूल। अच्छा, जूल को आप कैलोरी में बदल सकते हैं। आप जब इसको कैलोरी में बदलिएगा ना तो ये 24 कैलोरी आएगा। तो नहीं बताइए, तो जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है? पहले ये बताओ किसको किसको पता है ये? मैक्सिमम को पता नहीं है, नहीं जानते हो। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.20 जूल। नहीं जानते थे क्या ये सब? ये सब आपको जानना चाहिए। आप यदि इस जूल में इतना से भाग दे दीजिए तो आपको कितना कैलोरी मिल जाएगा? 24 कैलोरी। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको भूलिएगा तो कैसे काम चलेगा? और ये बात हम केमिस्ट्री का नहीं कर रहे हैं, ये सब बात फिजिक्स का चल रहा है अभी। ये सब बात आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे। केमिस्ट्री अभी आया कहाँ है, अभी तो फिजिक्स आ गया। कैलोरी को हम लोग CAL डॉट से इंडिकेट करते हैं, जूल को कैपिटल J से। पूरा नाम ऐसे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हो गया क्या? अच्छा, यहाँ से कैलोरी को जूल में, ATM लीटर में, किसी को किसी में भी बदल सकते हैं ना इस यूनिट से।
लिखिए अगेन, W इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, माइनस पी डेल्टा भी, यही ना पढ़े थे। अच्छा, आप पहले से एक चीज जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हालांकि इसको हम साबित नहीं किए हैं, अब आ गया है टाइम, इसके बाद वही यही सब गैसेस स्टेट स्टार्ट होगा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसे होगा तो इस संडे को 2-3 घंटा गैसेस स्टेट का क्लास लेंगे हम आपका। सैटरडे, आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे है ना। इस सैटरडे को और इस संडे को गैसियस स्टेट ही पढ़ाएंगे इस चैप्टर को रोक के, क्योंकि उसका जो जरूरी चीज़ है वो हो जाना चाहिए 12th स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद जो उसका रेस्ट पार्ट बचेगा हम बता देंगे आपको, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। पी वी इजिकल टू क्या होता है, एन आर टी। यहां से बताइए वी इजिकल टू क्या होगा, एन आर टी बाय पी। थोड़ा याद कर लें कि इसमें ये क्या क्या है। पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस इन एटीएम। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप 3 गो रटे हैं, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन और 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, हम सब लिखेंगे इसमें। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, ये टेम्परेचर है केल्विन में। तब आइए इससे हम थोड़ा कुछ काम कर लें, सुनिएगा इधर। अभी जो सिस्टम आप लिए थे पीछे, गैसीय सिस्टम, उसमें गैस भरा हुआ था। जब आप पिस्टन को अप डाउन कर रहे थे तो क्या गैस का अमाउंट भी बदल रहा था, नहीं बदल रहा था। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिक्स हो गया, यानी एन का मान बदलने वाला नहीं है। यानी एन नहीं बदलेगा, आर तो सर्वत्र कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाला है नहीं। बदल क्या क्या सकता है, 3 चीज मुख्य रूप से। एक, वॉल्यूम बदलेगा अप डाउन होने से, प्रेशर बदलेगा अप डाउन होने से, और टेम्परेचर भी बदल सकता है। ये आपकी मर्जी पर है, आप पहले गर्म कर देंगे बाद में ठंडा कर देंगे, बताइए टेम्परेचर में अंतर हो जाएगा कि नहीं। तो हम एक, और ये भी हो सकता है कि आप टेम्परेचर ना बदलें, टेम्परेचर को स्थिर रखें, तो बाद में हम टेम्परेचर को स्थिर करके भी विचार करेंगे, पहले हम इस तीनों चीज को अलग अलग करके विचार करते हैं। अब जरा सोचिए कि V बराबर होता है एन आर टी बाई पी, तो पिछला जो सिस्टम हम लिए थे इसके उसके लिए हम 2 बार इस इक्वेशन का यूज करते हैं। देखो, एक बार V1 इज इक्वल टू एन आर टी वन बाय पी वन, और दूसरी बार V2 एन आर टी टू बाय पी टू। V1 पर प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1, और V2 वॉल्यूम पर प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 है। क्लियर है ये। यहां से जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा V, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं माइनस पी V2 माइनस V1, लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस पी इंटू V2 के बदले ये लिखें, क्या लिखें बताओ, NRT, NRT नहीं, NRT2 बटा P2 माइनस NRT1 बाई P1, ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों में कोई चीज कॉमन आएगा क्या, N और R, तो इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस N R P इंटू T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1। कोई परेशानी नहीं है। आप वर्क निकाल रहे हैं तो वर्क निकालिएगा तो सारा सिस्टम P1 से P2 तक पहुंच जाएगा, तभी ना आप वर्क निकालिएगा। तो बताइए, तो फाइनल प्रेशर जो है, फाइनल प्रेशर को ही आप क्या बोलते हैं, P एक्सटर्नल, और P एक्सटर्नल को ही हम P2 कह सकते हैं कि नहीं। फाइनल प्रेशर भी याद करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ था ना, तो P एक्सटर्नल को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, P2, और ये P क्या है, P एक्सटर्नल ही तो है। फॉर्मूला जो लिखे थे W बराबर माइनस पी डेल्टा भी, तो P क्या था, P एक्सटर्नल ही था ना। तो ऐसी स्थिति में हम इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस एन आर पी एक्सटर्नल इंटू T2 बाय
P2 माइनस T1/P1। और सॉरी, नहीं ठीक तो है, नहीं हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी यहाँ चेंज किए हैं, NR PP को क्या लिखे हैं, P एक्सटर्नल। यही बात समझ में। अच्छा, इस P एक्सटर्नल को हम P2 लिख सकते हैं, तो हम इसी P एक्सटर्नल को अब अगला स्टेप में P2 लिखेंगे। हम NRP खाली बस P को क्या बना दिए, P एक्सटर्नल, बाद बाकी सब सेम है। हम इसलिए यहाँ पर स्टेप को शॉर्ट नहीं किए क्योंकि बाद में आप रिवाइज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। और इसको हम P एक्सटर्नल इसलिए लिखे हैं क्योंकि वहाँ W बराबर होता है माइनस P डेल्टा V, जहाँ पर P एक्सटर्नल होता है, बाहरी प्रेशर क्या है वो होता है। अब बताइए कि इस P एक्सटर्नल के बदले हम क्या लिखेंगे, P2। तो आगे का इक्वेशन क्या बनेगा, W इज इक्वल टू माइनस NR P2 इंटू T2/P2 माइनस T1/P1। क्या जी यही था ना शायद। इस P को इधर लाके गुना कर दीजिए तो W बराबर क्या लिखाएगा, माइनस NR इंटू P2 T2/P2 माइनस P2 T1/P1। यहां से ये P2 कटेगा तो बचेगा क्या, W इज इक्वल टू माइनस NR इंटू T2 माइनस P2 इंटू T1/P1। अब देखो यहां तक में हम क्या किए हैं कि टेम्परेचर को अलग अलग कंसीडर किए हैं, क्योंकि T1 T2 की बात करें तो अलग अलग कंसीडर ही हुआ है। अब हम लिखते हैं यहां फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, जहां पर हम टेम्परेचर को भी बदलने वाले नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो T1 बराबर हो जाएगा किसके, T2 के। दोनों को मिला के क्या मान लीजिए, T, T मान लीजिए। मतलब T1 T2 जितना भी जगह है सब जगह TT लिखते हम चले जाएंगे। तो बताइए तो क्या इक्वेशन बनेगा, W इज इक्वल टू माइनस NR T माइनस P2 इंटू T/P1 लिख सकते हैं। T कॉमन होगा तो W बराबर माइनस NR T इंटू 1 माइनस P2/P1। उम्मीद करते हैं आप इस फॉर्मूला को भी फिजिक्स में पढ़े होंगे। यह है वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पर W को क्या बोलेंगे, वर्क डन, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सिस्टम, बंद जो है बर्तन में। R क्या है, R को तो बाद में देख लेंगे। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, बस फाइनल प्रेशर बोल दीजिए, फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम। P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर। और ये जो R है इसको हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट, लेकिन रुकेंगे थोड़ा यहां। इस गैस कांस्टेंट का तीन चार तरह का वैल्यू है, तीन तरह का वैल्यू होता है। वर्क डन किस यूनिट में है उसके हिसाब से R का वैल्यू पड़ेगा। इस R का वैल्यू जानिए क्या क्या हो सकता है, आपको हम पहले भी बताए हैं फिर बता रहे हैं। वैल्यू ऑफ R, ये पहला होगा 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ये दूसरा यूनिट, दूसरा वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और तीसरा वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। क्या हुआ, 8.31, ठीक है 31 तक लीजिए। केमिस्ट्री में ऐसे ही है, गुना भाग करते करते मिजाज आपका हल्का रहेगा, ये 4 याद आता है। सुनिए,
इस तीन में से कौन सा वैल्यू आप डालेंगे वो आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वर्क डन कहाँ जा रहा है। एटीएम लीटर की बात होगी तो ये वाला वैल्यू पड़ेगा, कैलोरी में दिया हुआ है यदि आंसर तो ये वाला वैल्यू पड़ेगा आर का, और जूल में यदि है तो ये वाला रहेगा। जनरली देखिएगा इसमें जूल में रहता है तो 8.31 उसका वैल्यू होगा, लेकिन जनरली रहता है, रहने को कुछ हो रह सकता है, एटीएम लीटर में भी हो सकता है, कैलोरी में भी हो सकता है और जूल में भी हो सकता है। तो जिसमें होगा उस हिसाब से आर का मान कंसीडर होगा। ऐसा नहीं कि आर का मान तीनों रख देना, तीनों को रख के गुना कर देना, रहेगा कोई एक, कौन रहेगा ये किस पर डिपेंड करता है, हमको वर्क डन किस यूनिट में निकालना है, एटीएम लीटर में, जूल में, या फिर कैलोरी में। क्लियर है ये? तो यहां से आप अब लिख सकते हैं। कहां तक पहुंचे थे आप? ये शायद लिख चुके थे। आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस इतने पढ़ा के छोड़ देंगे। सुनिए, इसके बाद ये उतारना है, इसके बाद ये उतारना है, और इसके बाद फिर ये उतारना है। आगे का पढ़ाई कल करेंगे, थोड़ा काम है।